नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे। तो बच्चों, हमने इससे पहली वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका स्वर के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, स्वर के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आज बात करते हैं व्यंजनों की। ठीक है बच्चों, व्यंजन व्यंजन ठीक है बच्चों। अब व्यंजन कहते किसे हैं बच्चों, बताइए। व्यंजन, आपने क ख ग घ तो सुना है ना बच्चों। क ख ग, ये तो आपने कक्षा 1 में पढ़े हैं ना। तो यही व्यंजन है बच्चों। क्या है ये? व्यंजन है। तो हम व्यंजनों को डिफाइन अगर अगर इससे करें तो क्या कहेंगे, इसे परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि अब ये देखो बच्चों, क था ये ये हलंत लगा है इनमें। तो अभी तक ये व्यंजन नहीं है जब तक इस पर क्या ना मिले, और ना मिले। ठीक है, स्वर ना मिले तो ये तब तक व्यंजन नहीं होगा। जैसे ख धन अ बराबर बनता है ख। इसी तरीके से ग है, तो इस पर व्यंजन आ मिलता है स्वर, तो ये गा बनेगा। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन की परिभाषा हम व्यंजन, ठीक है, व्यंजन को हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है ना, स्वर की आवश्यकता या सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता सहायता लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। उन्हें क्या कह देते हैं हम, है उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको कि जिन वर्णों को बोलने के लिए समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी वर्ण जो है, जैसे वर्ण है आपका क, तो जो है इस क के साथ जब तक स्वर ना मिले ये जो है व्यंजन नहीं बन सकता। ठीक, तो इस तरीके से आपके व्यंजन होते हैं। और क से लेकर के हम क से लेकर के लास्ट में कह तक कहते हैं ना। क का की बार खड़ी जो होती है हमारी, क्या होती है, बारह खड़ी। ये क्या है, बारह खड़ी। ठीक है, ये सब क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो क से विसर्ग तक, क से विसर्ग तक जो है ये क्या कहलाते हैं, वर्ण व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब ये कि बच्चों ये हमारा था क क कह सकते हैं आप, क और नहीं निकल रहा है इसमें क। तो जहाँ पर हमारी मुंह में वायु जो है, जो हमारी वायु है शरीर मुंह से निकलने वाली, वो बाधित होती है। ठीक है, जब बाधित होती है तो वहाँ पर हमारा जो है क्या बनता है, व्यंजन बनता है बच्चों। ठीक है, अब जो हिंदी में जो है व्यंजन होते हैं बच्चों, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप गिनोगे तो वो कितनी होती है, क से लेके ज्ञ तक की संख्या कितनी होती है, 33 होती है बच्चों। कितनी, 33। ठीक है, ये होती है। अब हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे व्यंजनों के प्रकार।
किसकी? व्यंजनों के प्रकार। अब प्रकार क्या होते हैं व्यंजनों के, इसे आगे कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज में। व्यंजनों के प्रकार। ठीक है बच्चों, व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजन जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 कौन सा हो सकता है आपका? इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है कौन सा बच्चों? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, और आधा नौ भी लगा के लिख सकते हो। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ये हो गया। और तीसरा होता है बच्चों ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो हम इनकी बात करेंगे कि करके कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके क्या था? स्पर्श व्यंजन बच्चों। किसकी? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे। ठीक, स्पर्श व्यंजन, यह है हमारा स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श का अर्थ तो तुम्हें पता है बच्चों, स्पर्श माने छूना, है ना? किस चीज़ को स्पर्श करते हैं कहते हैं ना, तो छूना होता है। यानी कि मुंह में अब कौन छू सकता है? हमारी जीभ जो है, जिह्वा है, वो फ्रीली चलती है हमारे मुंह के अंदर। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं चलते ना, दांत हमारे फ्रीली नहीं चलते हैं, जिह्वा ही चलती है। तो हम जो है जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते समय जीभ हमारे मुंह के किसी भाग को छूती है। ठीक है, मुंह के किसी भाग को, किसी भाग को छूना। अब क्या है मुंह के किसी भाग को? मुंह में क्या क्या भाग होते हैं बच्चों? जैसे कि आपका कंठ हुआ। क्या हुआ? कंठ। ठीक है, उसके बाद कुछ एक हुआ तालु, ऊपरी हिस्सा। ठीक, उसके बाद मूर्धा, और पीछे की ओर जब जीभ मुड़ती है। ठीक, फिर दांतों पर भी टच करती है, दांत, जीभ ना, और आपके होंठ जो है, होंठ, ये हो गई आपकी, होंठ हो गए, दांत हो गए, मूर्धा हो गई, और तालु और कंठ। ठीक है, तो 5 चीज़ें हैं ये। इनको जब जीभ स्पर्श करती है बच्चों, तो हम जिन व्यंजनों को बोलते समय ये हमारे होंठ, मूर्धा, दांत, या जो है कंठ, या फिर तालु को हमारी जीभ टच करती है, छूती है, तो हम उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वही होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक, अब क्योंकि जो है कोई कोई व्यंजन हमारा कंठ से निकल रहा है, कोई कंठ से निकल रहा है, कोई जो है आपका किससे निकल रहा है? मूर्धा से निकल रहा है ना, और कोई दांत से निकल रहा है, कोई जो है आपके ओष्ठ, ओष्ठ भी कहते हैं, होंठ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, होंठ या ओष्ठ एक ही बात है, कहीं पर लिखा हुआ आएगा ओष्ठ, तो जो है आप कंफ्यूज मत होना, उसे होंठ कहते हैं। और जो है आपका कंठ हो गया, मूर्धा, दांत, होंठ और तालु। ठीक है, तालु, जो ये आपके मुंह में ऊपर का स्थान होता है, उसे तालु कहते हैं। जब जीभ ऊपर जाती है तो उसे तालु कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब ये पांचों स्थानों के हिसाब से हमें विभक्त होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, तो हम इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये वर्गों में बटे होते हैं। वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्गों में बंटे होते हैं।
ना, वर्गीय व्यंजन। अब 5 मैंने बताए थे आपको, ठीक है। तो 5 वर्ग बन गए, ठीक है। ओ, कौन से क्या क्या वर्ग हुए? अब क से हम लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो पहला होता है क, तो क वर्ग हो गया ये, क वर्ग, ठीक। अब क वर्ग क्या है बच्चों? हम ये वर्गीय व्यंजन होते हैं 25 बच्चों, कितने होते हैं? 25। अब 25 हैं और हमने 5 स्थान बताए, ठीक है। जो आपको जिह्वा की छूने के बताए थे ना, कि कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, होंठ जो है, ठीक है, ये सब बताए। तो इनको 5 स्थानों में अगर बांटेंगे तो 5 × 5 यानी कि 25, 5×5 = 25, ठीक है। 5×5 = 25 हो गए, तो 25 व्यंजन हैं। अब पहला आता है क वर्ग, ठीक है बच्चों। अब क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होंगे? देखिए, क वर्ग में है तो क तो हुआ ही ना। क के बाद आप क्या कहेंगे? क्या आता है? ख। फिर क्या आता है? ग। फिर क्या आता है? घ, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या आता है? अंग, ठीक। ये अनुनासिक है, तो जो है क ख ग घ बन गए, ठीक है बच्चों। अब ये क वर्ग हो गया। इसी प्रकार से क के बाद अंग के बाद क्या आता है? च आता है। दूसरा हमारा वर्ग हो गया च वर्ग। क्या हो गया? च वर्ग। अब इसको भी चलते हैं यहाँ से, च, छ, ज, झ और य। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ये हो गए, तो ये हमारा कौन सा वर्ग हो गया? च वर्ग हो गया बच्चों। तीसरा वर्ग हो गया। अब च के बाद क्या आया था हमारा? झ, यो। यो के बाद क्या आ जाता है? ट आता है, तो ये बन गया ट वर्ग। कौन सा वर्ग बन गया? ट वर्ग। तो इसमें आप ट से ही शुरू करेंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक। तो ये बन गया ट वर्ग बन गया। अब चौथा बच्चों क्या आएगा? अंदाज लगाओ, अणों के बाद क्या आता है? बताइए, तो आता है ना, तो वर्ग हो गया, तो वर्ग। इसमें क्या आ जाएंगे? तो से, तो वर्ग है तो से त, थ, द, ध और न, ठीक है बच्चों। 4 वर्ग हो गए। अब चलते हैं 5वें वर्ग में। 9 तक गए थे, देखो 9। अब 9 के आगे क्या आता है? प आता है ना, तो प वर्ग हो गया ये। अगला वर्ग कौन सा हो गया? प वर्ग। प वर्ग है तो प से शुरू, प, फ, ब, भ और म ना, ये म वर्ग। तो ये 5 वर्ग बन गए बच्चों। कितने वर्ग बन गए? 5। और पांचों में क्या है? 5 5 व्यंजन हैं। तो ये कितने हो गए? 5 बचे 25 व्यंजन। अब हम इनके जो है, ये सब स्पर्श व्यंजन है, जानते हो आपकी क्या है? स्पर्श व्यंजन है बच्चों, ठीक है। तो कौन सी चीज़ कहाँ स्पर्श कर रही है? कौन सी चीज़ कहाँ स्पर्श कर रही है? अब क वर्ग देखते हैं हम। क वर्ग के सभी व्यंजन, क वर्ग के एक आपका क वर्ग है, क वर्ग के सभी व्यंजन क ख ग घ ङ, ये क्या है? ये बच्चों किसको कर रहे हैं? देखो, आप उच्चारण करोगे तो क्या आ रहा है? क, ख, ग, घ, ङ ना। तो जीभ जो है बिल्कुल एक जगह पर स्थिर है और आवाज़ कंठ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? कंठ से। इस कंठ से आवाज़ आ रही है। तो अब ये कंठ से आवाज़ आ रही है, तो जो है ये क्या हो गया हमारा? कंठ लिख देंगे। कंठ से निकलने वाला है क वर्ग, ठीक। उसके बाद हम करते हैं बात, दूसरा वर्ग है च वर्ग। च, छ, ज, छ, य, ठीक। अब इसे आप बोल के देखिए। च, च, कहाँ जा रहा है जीभ आपकी? तालू पर जा रही है। छ, ज, छ, य। तो
तालू पर जा रही है तो ये हो गया तालू ना। ये कौन सा हो गया? तालु हो गया बच्चों। कौन सा हो गया? तालु। तो आपका क वर्ग तो कंठ से हो गया और च वर्ग हो गया तालु से। किससे? तालु से। ठीक। उसके बाद च वर्ग हो गया। ये च वर्ग है। च के बाद क्या आएगा? 5 गिनो यहाँ से, च छ ज झ य। तो अगला आया ट वर्ग। क्या आया? ट वर्ग। अब ट का वो करो आप, ट वर्ग का देखो, बोलो ट ठ ड ढ ण ना। ट ठ ड ढ ण। अब इसमें बच्चों जो है क्या, कहाँ जा रहा है ये? मूर्धा स्थान में आ रहा है। किस में आ रहा है? मूर्धा स्थान। मतलब आपकी जीभ जो है तालू से भी पीछे जा रही है ना। कहाँ जा रही है? ट। तालू बीच में है, ट ऐसे नहीं कह सकते। ट पीछे जा रही बिल्कुल जीभ आपकी। ये जीभ है सीधी, तो ये जो है ये तालु है और ये मूर्धा स्थान तक जा रही है। ठीक है। तो बच्चों आप ऐसे बोलोगे तो ये कहाँ आएगी? मूर्धा स्थान में ट वर्ग पर। ठीक। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है बच्चों कि इसमें जो ये होता है ड़ और ढ। ढ एक तो ढ है, ठीक है, ट ठ ड ढ ना। लेकिन ये हो गया ढ ढ़ ढ़। गड्ढा, ये सड़क आता है ना। तो ये जो है ये भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं बच्चों। ठीक। तो ये आपका ट वर्ग आ गया। ट वर्ग के बाद देखो आपका क्या है? ट ठ ड ढ ण। फिर है त वर्ग। इसमें आता है त थ द थ न। ठीक है। तो ये किसको स्पर्श कर रहे हैं? दांतों को बच्चों। जो तो वर्ग है ये किसको स्पर्श करता है? दांतों को। ठीक है। दंत या दांत जो भी होगा आप उसे कर लीजिएगा। तो ये दांतों को करता है। ठीक है, स्पर्श करता है। अब त वर्ग के बाद चलो, त थ द ध न आ गया। अब आ गया प वर्ग। प वर्ग। अब आप अंदाजा लगाइए, देखिए ये था प वर्ग। प फ ब फ म। देखिए दोनों होंठ आपके बिना दोनों होंठों को मिलाए जो आप प नहीं बोल सकते हो। प के लिए होंठ आपस में मिलेंगे, फ के लिए आपस में मिलेंगे, ब के लिए आपस में होंठ मिलेंगे, भ के लिए आपस में मिलेंगे, म के लिए आपस में मिलेंगे। यानी कि ये जो है किससे आ गया बेटा? ओष्ठ से, होंठों से। सॉरी, ओष्ठ। ओष्ठ या होंठ, ओष्ठ या होंठ, होंठों से। होंठ, तो होंठों को स्पर्श करते हैं। किसको? होंठों को स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो ये तो थे बच्चों हमारे, क्या थे? स्पर्श व्यंजन। क्या थे हमारे? स्पर्श व्यंजन। कौन से थे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है बच्चों। अब हम अगर बात करते हैं अपनी अगले व्यंजनों की, तो होते हैं, उनको कहा था मैंने अंतस्थ व्यंजन। किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? ठीक। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहेंगे हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। देखो पहले लिखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। ठीक बच्चों। तो अंतः, अरे अंतःकरण कहते हैं ना। अंतः मतलब भीतर होता है, अंदर, अंदर या भीतर, अंदर अब्लिक भीतर। ठीक है। तो जो जो स्थ मतलब स्थित, जो अंदर या भीतर स्थित होते हैं व्यंजन, उनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो उच्चारण के समय जो व्यंजन बच्चों हमारे मुंह में, इसे लिख दूं मैं कि उच्चारण
के समय, के समय जो व्यंजन मुंह के अंदर या भीतर लिख सकते हैं हम, अंदर, ठीक है, ही रहें या रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया कि इनकी के उसमें क्या होता है, जीभ कोई हरकत नहीं करती है और अंतस्थ व्यंजन में जीभ कोई हरकत नहीं करती है और हम उस व्यंजन को बोल भी लेते हैं। ठीक, तो वो जैसे ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन, इसमें क्या आते हैं? इसमें जो आते हैं बच्चों वो होते हैं य, र, ल और वो। ठीक है, तो आप जितने देखा कि कौन से व्यंजन आए, य, र, ल, व। ठीक है, अब इससे पहले के व्यंजन हमने देखे थे, स्पर्श व्यंजन थे क से लेके प वर्ग तक। ठीक है, क ख ग घ ङ च छ ज झ झ य ठ ठ ड ढ ढ ण त थ थ द ध थ न प प फ ब भ म। तो म तक जो है थे वो स्पर्श व्यंजन। अब म के बाद आता है य, तो य, र, ल, व सीरीज है उनकी, तो ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं बच्चों? अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन जो होते हैं बच्चों, ये जो है आपस में जो होते जीभ, तालु, दांत या होंठ जो होते हैं, इनको आपस में सटाने से होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से कहीं भी जीभ पूरी तरीके से कहीं भी किसी स्थान को स्पर्श नहीं करती है पूरे तरीके से। ठीक है, य कहीं ज़्यादा नहीं कर रही है, र कहीं पर नहीं कर रही है, ल कहीं पर ज़्यादा टच नहीं कर रही है, व कहीं पर ज़्यादा टच नहीं कर रही, तो ये हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है बच्चों, इनके जो है इनका जो उच्चारण होता है मुंह के अंदर ही रह जाता है। ठीक, अब हमारा तीसरा व्यंजनों का प्रकार है बच्चों, क्या है? वो है आपका यह आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे अगला क्या था हमारा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, अब जिस प्रकार आपने देखा स्पर्श का अर्थ छूना था, ठीक है, अंतस्थ माने अंदर स्थित था, उसी तरीके से ऊष्म माने होता है बच्चों गर्मी। ऊष्मा कहते हैं ना, तो ऊष्म माने गर्म। क्या होता है? गर्म। ऐसे व्यंजन, ठीक है, हम अगर बात करते हैं ऊष्म व्यंजनों की बच्चों, ऊष्म व्यंजन, तो इन व्यंजनों की अगर बात करें तो ये जो है अपने साथ हमारे शरीर के अंदर जो है कैसी हवा है? गर्म हवा है, तो गर्म हवा को बाहर निकालते हैं साथ में। ठीक है, गर्म हवा को बाहर निकालते हैं और क्या नाम कहते हैं, हमारे मुंह के अंदर जो हमारे भाग हैं, ठीक है, जो कंठ, मूर्धा, ठीक है, तालु, होंठ, ये सब बताए थे मैंने, तो इनके साथ टकरा के जो गर्मी पैदा करें उनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अब ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं बच्चों? हमने कहाँ तक पढ़ा देखो, व तक पढ़ा, य, र, ल, व, य, र, ल, व। इसके बाद क्या आते हैं? देखिए, श, इसे हम तालवीन स या तालिब स कह देते हैं। पढ़ाते समय हम काफ़ी लोगों को सुना हुआ तालिब स कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये श आता है, श, ठीक है, मूर्धन्य स, उसके बाद आता है ये स, दंती स, और ये आता है ह। ठीक है बच्चों, तो अब है क्या कि ऊष्म व्यंजन है। कैसे हैं? आप इनको बोलोगे तो गर्मी निकलेगी आपके मुंह से, श, श, और फिर ये है श, श, और ये स,
ये ह ना। तो ये बच्चों ये समझ लो कि इनको तालिब श मूर्धन्य ष दंती स तो कहते हैं। तालिब अर्थात तालु का, इसका संबंध किससे है? तालु से। तालु से इसका मूर्धा स्थान से है, इसको इसलिए मूर्धन्य स भी कह देते हैं। इसका इसका है दंत, दांतों से। ये समझ लो आपकी, ये आपकी जीभ है। क्या है बच्चों? ये आपकी जीभ है और ये आपके दांत हैं। ठीक है, ये आपकी जीभ, ये दांत। तो जब जीभ की पोजीशन ये रहती है बच्चों, तो ये बन जाता है ये वाला सौ। ऐसे बोल करके जब हम सौ बोलते हैं तो ऐसे बोल करके निकलता है दंत से, तो कौन सा सौ बन जाता है? ये वाला सौ। ठीक है। अब इसी जीभ को आप अगर लेते हैं, ये आपकी जीभ है और ये दांत आपके यहाँ रह गए और ये जीभ ने आपके तालु स्थान को संपर्क किया है। कहाँ किया है? तालु स्थान पे। तो ये बन जाता है ये वाला श बच्चों। कौन सा श? ये। और अगर जीभ आपकी यह है, ठीक है, ये आपका जीभ पूरी के पूरी मुड़ करके पीछे आ जाती है। ठीक, दांत ये आपके रह के ये ये जीभ देखो, पहले जीभ सीधी थी तो दंती स बना, ये वाला श। जीभ थोड़ी मुड़ करके तालु को छुआ तो ये वाला श बन गया। ठीक है। और अगर जीभ पूरा का पूरा, जितना आपकी जीभ फोल्ड हो सकती है, उसके बाद जो श का उच्चारण होता है वो होता है बच्चों इस वाले श का। ठीक है। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, इन सौ सौ को बोलने में अंतर जो होते हैं, तो होता है श, श, स। ठीक, उसके बाद आता है ह। ये भी अगर हा कहते हो आप, हा ना, उबासी भी लेता है तो आदमी कैसे करता है? हा ना। तो गर्म वायु जो है निकलती है बच्चों, क्या निकल रही है? गर्म वायु। तो ये ह भी क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक तो आपको तुम्हें अच्छी तरीके से आ गया होगा, है ना। व्यंजनों के प्रकार में कि स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी ना। तो इसमें तो बच्चों आपने देखा कि जीव का रोल था, इस स के लिए भी, इस स के लिए भी, इस स के लिए भी। ह जो होता है बच्चों, ये ह आपके यहाँ पर जो स्वर यंत्र होता है वहाँ से निकलता है। ठीक है, सीधे यहीं से गर्म वायु फेंक देता है। हाँ, जीव को कहीं इधर उधर मेहनत करनी नहीं होती है। ठीक है, तो ये उष्ण व्यंजन है। समझ गए बच्चों? अब बच्चों हम चलते हैं कि सारा हमारा ये सांसों का खेल है। उस वर्णों का, व्यंजनों का उच्चारण जो है हमारा क्या है? सांसों का खेल है। तो जो हमारी सांस होती है बच्चों, सांस, या उसे आप श्वास भी कह सकते हो। ठीक है, सांस कह सकते हो। तो या इसे प्राणवायु आप कह सकते हो बच्चों। क्या कह सकते हो? प्राणवायु, प्राणवायु। ठीक, तो ये प्राणवायु के आधार पर भी ये वर्ण भेद होते हैं। इनके आधार पर वर्ण भेद। अब वर्णों के भेद इनके आधार पर क्या होते हैं बच्चों? हम अगर देखें तो इस वायु, ये वर्ण भेद वायु के आधार पर, तो प्राणवायु के आधार पे, तो इनके दो भेद होते हैं बच्चों। पहला भेद होता है, क्या होता है? उसे कहते हैं हम अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण। और दूसरा क्या होता है हमारा बच्चों? दूसरा होता है महाप्राण, महाप्राण। तो आप इनसे के शब्दों से तो समझ ही गए होंगे कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है ना। तो अभी आगे के पन्नों में हम इसे समझाते हैं बच्चों। हाँ, तो पहले बात करते हैं हम बच्चों आपके किसकी? अल्प प्राण की। किसकी बात करेंगे? अल्प प्राण, अल्प प्राण बच्चों। ठीक है, तो अल्प प्राण किसे कहते हैं बच्चों? अल्प मैंने कहा था बच्चों, अल्प का माने होता है कम। अल्प का अर्थ होता है कम। ठीक है, तो
ये समझ सकते हैं कि जो वर्ण जो होते हैं हमारे पास, जिनका उच्चारण हम करते हैं, उसमें मुंह से हवा की मात्रा या वायु की मात्रा बहुत कम निकलती है, तो वे अल्प प्राण कहलाते हैं। तो वायु की मात्रा, वायु की मात्रा जैसे हम कह दे सकते हैं वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होना, वायु की मात्रा का कम होना। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण में, ये जो अल्प प्राण है बच्चों, अल्प प्राण में कौन से वर्ण आपके आते हैं ना? तो अल्प प्राण में क्या आते हैं बच्चों? हमने पढ़ा था, 5 वर्ग पढ़े थे ना, क वर्ग, ठीक है, फिर च वर्ग पढ़ा था, च छ ज झ य, फिर उसके बाद ट पढ़ा था, ट ठ ड ढ ढ ण, फिर त वर्ग पढ़ा था, त थ द ध न, फिर प वर्ग पढ़ा था। तो 5 वर्ग पढ़े थे ना, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग। प वर्ग 1 2 3 4 5, 5 वर्ग पढ़े थे। ठीक है, तो प्रत्येक जो इनमें वर्ग है बच्चों, इसका इसका जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, वो होता है अल्प प्राण व्यंजन। क वर्ग है, जैसे मान लीजिए क वर्ग है, तो क्या है? क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, इसमें मैंने बोला पहला यानी कि ये, तीसरा यानी कि ये, और पांचवा यानी कि ये। ठीक है, ये 3 वर्ण जो हैं इसमें अल्प प्राण हैं, क, ग, ङ। ठीक है, ख, घ लंबा आ रही है वायु, और क, ख, क, ग, ङ, ये 3 क्या हैं? अल्प प्राण हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसका देख लिया हमने, उसके बाद आते हैं हम इसका देखते हैं, च वर्ग का। देखो, च, छ, ज, झ, य ना। तो पहला, पहला वर्ग, ठीक है, तीसरा वर्ग ज, पांचवा वर्ग ये। ठीक, इसी तरीके से हम आएंगे अपना ट वर्ग में। तो ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ण। तो पहला, तीसरा, पांचवा, समझ गए बच्चों? इसी तरीके से त वर्ग हो गया आपका, त, थ, द, ध, न, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक, तो आप कुल मिला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है हमारा, वो अल्प प्राण होता है बच्चों। ठीक है, तो विश्वास से मुझे कि जो है आपको आ गया होगा। ठीक, इसमें एक उदाहरण मैं आपके लिए कवर कर लिख देता हूँ यहाँ। क, ख, ग, घ और ङ। पहला अल्प प्राण, तीसरा अल्प प्राण, अल्प प्राण, यानी कि अल्प प्राण लिख देता हूँ। जहाँ पर टिक बना है वो है अल्प प्राण। ठीक है, और ये अल्प प्राण नहीं है बच्चों। ठीक, ये तो थे हमारे बच्चों अल्प प्राण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में। इसके अलावा बच्चों जो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण में कौन से आते हैं आपके? ये य, र, ल और व, ये चारों जो हैं ये भी क्या किस में आते हैं? अल्प प्राण में। ठीक है, हमारे अंतस्थ व्यंजन थे ना, ये अंतस्थ व्यंजन जो मुंह के अंदर ही रह जाते हैं बोलते समय, तो ये हैं क्या है? अंतस्थ व्यंजन। सारे अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं
क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं तस्थ्य व्यंजन। जब मुंह के अंदर रह जाते हैं तो हवा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो जो है क्या नाम कहते हैं, इसमें वायु, प्राणवायु जो है हमारी वो कम लगती है बच्चों। ठीक, अब हम चलते हैं अपना अल्प प्राण के बाद दूसरी बात बोली थी हमने महाप्राण की। किसकी, महाप्राण की बच्चों। अब महाप्राण क्या होता है बच्चों, ठीक उसकी बात करते हैं। अब अल्प हमने सुना था कम, तो महा होता है ज़्यादा, महा माने ज़्यादा, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में हमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो उनको क्या कहते थे हम, महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण का ठीक उल्टा हो गया महाप्राण। ठीक है, अब हमने बात की थी, अब महाप्राण है कौन से, जो छूट गए थे वो महाप्राण है ना। क वर्ग में मैंने कहा था क वर्ग। ठीक, इस क वर्ग में बच्चों क, ख, ग, घ, ङ। ठीक, पहला, तीसरा, पांचवा हमारे अल्प प्राण थे। ठीक है, तो अब बचे कौन बच्चों, बचे दूसरा और चौथा, ख और घ, ये क्या हो गए, महाप्राण हो गए बच्चों। क्या हो गए, महाप्राण। अब इन्हीं की जगह अगर हम ले लेते हैं आपका कौन सा वर्ग, च वर्ग, तो च, छ, ज, झ, य, दूसरा और चौथा, इसका अर्थ है महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, तो ये क्या है, महाप्राण। इसी तरीके से और बाकी वर्णों में। ठीक है बच्चों, समझ गए, तो ये हो गए महाप्राण। और महाप्राण जो है उसमें जो है हमें जो है क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। दूसरे और चौथे वर्ण को, ये जो दूसरा और चौथा वर्ण है, इसको बोलने में बजाय इन एक दो और तीन को, बजाय इस एक दो तीन को बोलने की बजाय ज़्यादा मेहनत हमें लगती है। ठीक, और इसमें जो है महाप्राण में जो आपका ये है ऊष्म व्यंजन, क्या है, ऊष्म व्यंजन, श, स, स, ह बोला था ना हमने, तो ये भी क्या है बच्चों, ये जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ये भी क्या होते हैं, महाप्राण में ही आते हैं, महाप्राण में आते हैं। ठीक, यहाँ पर समझ आ गया बच्चों। अब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है और हमें बात तो काफ़ी करनी है अभी। इसमें आते हैं कई व्यंजन, जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्वित्व व्यंजन है ना, संयुक्त अक्षर होते हैं, तो इस पर हम बाद में करेंगे। और वो घोष और अघोष व्यंजन, ठीक है, तो इन पर भी बात करेंगे बच्चों हम ना। तो साथ में जो है आगे चलते हैं, वीडियो ये 40 मिनट की होने वाली है, तो अगर उसके बारे में बताया जाए अभी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर हमें वीडियो को अभी दी एंड कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और समाप्त करने से पहले, विदा लेने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है उनसे लाइक कर दीजिएगा ना, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और अपने कमेंट जो भी आपको अच्छे लगे या बुरे, उस कितने सुधार की आवश्यकता है मुझे उसमें ये कमेंट कीजिएगा। और बच्चों, अधिक से अधिक बच्चे बड़े कोई भी हों इससे लाभान्वित हो सकें, तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विदा लेना चाहेंगे बच्चों। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, बाय बाय।